हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, बॉटनी फैकल्टी, CLC सीकर। हाँ भाई, कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। NCERT इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ पढ़ रहे होंगे मस्त तरीके से, हैं? आपने बहुत अच्छा कंपटीशन क्रैक करना है बेटा। तो देखो बेटा, लेक्चर नंबर 10 में आपका स्वागत है। और अपन प्रीवियस लेक्चर में वायरस के बारे में कुछ बातें कर चुके थे, लेकिन मैं वापस से मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वायरस का बताता हूँ वर्ड टू वर्ड, और पूरा अपन करते हैं वायरसेज को। तो अपन ने कहा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस विरोधी को स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ये सेलुलर नहीं है, इनमें कोष का संगठन नहीं है। क्लियर? तो देखो अपन, ये एक्सेप्शन है 5 किंगडम के। तो अपन पहले वायरसेज पढ़ लेते हैं, फिर अपन किंगडम मोनेरा से आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से अपन स्टडी कर लेंगे। यस, देखो ना, बहुत टाइम पहले ये माना जाता था कि भी जनरली प्लांट या एनिमल में जो डिजीज होती है उसका के लिए रेस्पॉन्सिबल जो पैथोजन है डिजीज कोजेज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होती है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कई सारे ऐसी डिजीज देखी और उसका जो रेस्पॉन्सिबल पैथोजन को देखा तो बैक्टीरिया नहीं था। और जब उसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया तो वो इजीली पास हो गया, गुजर गया। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब उसको छाना तो निकल गया, कारण वो उससे भी छोटे थे। क्लियर? तो कई सारे डिजीज जब आप जानते हो कि मोजेक डिजीज रे देखी गई तो बाद में पता चला कि कुछ और भी है जो पैथोजन है। तो एक टॉपिक है आपका बेटा वायरसेज। तो अपन स्टडी करते हैं अबाउट वायरसेज। आ जाओ बेटा आराम से। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अपन स्टडी करते हैं वायरसेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरसेज, द टर्म वायरस गिवन बाई लुईस पाश्चर। कभी भी आ जाए बेटा, नहीं एनसीईआरटी में डायरेक्ट टर्म देते, आपको कभी भी क्वेश्चन आ जाए टर्म वायरस आ जाए ना, द टर्म वायरस इज गिवन बाई लुईस पाश्चर। तो टर्म वायरस किसने दी? लुईस पाश्चर ने। हाँ तो बेटा जी मैं बात कर रहा था कि टर्म वायरस किसने दी? लुईस पाश्चर ने। क्लियर? और देखो लैटिन वर्ड, ये वायरस एक लैटिन वर्ड विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड और विनोम। क्लियर? मतलब अपने बात रहे कि पॉइजनस फ्लूइड मतलब आप समझ रहे हो कि जहर, विनोम है, या विषाक्त द्रव्य विनोम। तो ये बात आपकी हुई। क्लियर? फिर अपन कहते हैं बेटा कि वायरस के वास्तविक खोजकर्ता, एक्चुअल डिस्कवरी बाई, यानी वायरस की वास्तविक खोजकर्ता कौन है? तो इवानोस्की। इवानोस्की वायरस के वास्तविक खोजकर्ता हैं। इन्होंने 1892 में प्रथम वायरस जो इन्होंने खोजा, किसको खोजा? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। तो बेटा वायरस के वास्तविक खोजकर्ता जाए, एक्चुअल डिस्कवरी बाई, तो वो आपका कौन होगा? इवानोस्की। क्लियर? तो बेटा आप समझ रहे हैं कि वास्तविक खोजकर्ता इवानोस्की हो गया 1892 में। फिर एक साइंटिस्ट है बेटा बेंजीरिनेक। क्लियर? बेंजीरिनेक जो साइंटिस्ट थे बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक टर्म दिया कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम का मीन होता है संक्रामक जीवित तरल, इसको अपन कहें लिक्विड इन्फेक्शियस फ्लूइड। यस, तो कंटेंजियम का मीन होता है, आप समझ रहे हैं कि लिक्विड, वाइवम, इन्फेक्शियस और फ्लूइड। ये कई बार क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन अबाउट कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी बेटा कंटेंजियम वाइवम फ्लूइड का मीन क्या होता है? संक्रामक जीवित तरल। यस और नो? तो ये अपन बात है कि संक्रामक जीवित तरल, आप समझ पा रहे हैं, लिक्विड इन्फेक्शियस फ्लूइड आपका है। यस, तो बेटा आप समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या देखा, कैसे ये टर्म दी जो बेंजीरिनेक ने। तो बेटा कैसे टर्म दी कि इन्होंने एक तंबाकू के पौधे की संक्रामक पत्ती ली, एक तंबाकू के पौधे की संक्रामक पत्ती, जिसपे आप जानते हो कि टोबैको मोजेक डिजीज थी, है ना? वो तंबाकू ग्रसित था किसे? टोबैको मोजेक डिजीज, यानी टोबैको मोजेक वायरस से। यस, तो आप जानते हो ना तंबाकू की पत्ती पर श्वेत फफोला सा होता है, तो आप जानते हो कि तंबाकू के पौधे की संक्रामक पत्ती ली बेटा इसने। क्या ली? संक्रामक पत्ती, इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको प्लांट। और किस वायरस से इन्फेक्टेड थी? TMV, टोबैको मोजेक वायरस। अब उसको आप जानते थोड़ा ग्राइंड यानी क्रश्ड किया, उस पत्ती को क्या किया बेटा? क्रश्ड, है ना? थोड़ा सा अपन से चूरा ले लेते हैं, क्रश्ड किया उसको, यानी क्रश करके, यानी उसका सेल सब कोशिका रस को विलगित कर लिया।
सेल सैप कोशिका रस को आइसोलेटेड विलगित कर लिया, तो एक तंबाकू मोजेक वायरस टीएमवी से संक्रमित तंबाकू पौधे की जो पत्ती थी उसको क्रश्ड, थोड़ा सा क्रश कर लिया और सेल सैप कोशिका रस को वहां से विलगित कर लिया। अब उस सेल सैप को एक हेल्थी लीव्स ऑफ टोबैको, एक स्वस्थ पौधे की पत्तियों से टच किया, हेल्थी लीव्स ऑफ टोबैको, तंबाकू की स्वस्थ पत्तियों से टच किया, स्पर्श किया। टच करते ही वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। टच करते ही बेटा वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड। यस और नो? इसका मतलब अपने होस्ट में लिविंग की तरह है, और उस होस्ट में जहां डिजीज थी वहां से सेल सैप को, कोशिका रस को विलगित किया, और उस कोशिका रस को अगर अपन किसी स्वस्थ पौधे के स्पर्श करते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो रहा है। इसलिए इसने नाम दिया कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेंजियम वाइवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल। बोलो बोलो बोलो, यस। खैर ये साइंटिस्ट का परिचय है, और ये समझ गए ना, तंबाकू पौधे की संक्रामक पत्ती से रस को विलगित किया और स्वस्थ पौधे के टच किया तो वो भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गए। समझ रहे हो ना बात को? बोलो बोलो, यस। आ जाओ अब बेटा अपन बात करें उसके बाद में WM स्टैनले जो थे, इन्होंने 1935 में प्रदर्शित किया कि वायरस क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। WM स्टैनले डेमोस्ट्रेटेड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, है ना। WM स्टैनले 1935 में प्रदर्शित किया कि वायरस क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, और ये क्रिस्टल मुख्यतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लार्जली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, मुख्यतः वो बड़े बड़े प्रोटीन के क्रिस्टल होते हैं। बोलो हाँ ना? तो फिर आप जानते हैं कि, और उन्होंने प्रथम किस वायरस को क्रिस्टलाइज किया, क्रिस्टलाइज फर्स्ट TMV टोबैको मोजेक वायरस को। प्रथम बार इन्होंने तंबाकू मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। यस। तो अपन कहते हैं स्टैनले फादर ऑफ वायरोलॉजी। तो स्टैनले को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। यस। और फिर बेटा देखो दो साइंटिस्ट हैं, बेवर्डेने और पायरे। बेवर्डेने और पायरे ने वायरस की रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया कि वायरस किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। वायरस किसके बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। यस बेटा। तो देखो ये तो मैंने आपको सारे जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स थी, वैज्ञानिक टर्म, वो बता दी मैंने। अब अपन बात पे आएंगे जो मेन बात है, और वो मेन बात क्या है। तो बेटा जी तो ध्यान दो कि वो मेन बात क्या है कि कुछ विशिष्ट लक्षण, वायरस के कुछ विशिष्ट लक्षण या वायरस के जो अभिलाक्षणिक लक्षण, तो सम स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ वायरस, वायरस के कुछ विशिष्ट लक्षण। तो बेटा जी देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, सीधी बात कि देखो बेटा वायरस के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। तो अपन एक बात कहते हैं कि वायरस आकार, आकृति और बनावट में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। वायरस आकार, आकृति और बनावट में अत्यधिक विविधता प्रदर्शित करते हैं। यानी बेटा अपन कहें कि वायरसेस अकर इन वाइड वेराइटी ऑफ वेरी डिफरेंट शेप, साइज, कंस्ट्रक्शन, है ना। यानी ये शेप, साइज और कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा विविधता प्रदर्शित में पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। लेकिन इन सभी में कुछ निश्चित समान गुण पाए जाते हैं, लेकिन कुछ निश्चित समान लक्षणों का साझा करते हैं। बोलो हाँ है ना, क्लियर। तो वो सभी में पाए जाते हैं। अब वो लक्षण क्या हैं, वो अभिलक्षण लक्षण क्या हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे बेटा जी। तो आ जाओ देखो, आकार में अत्यंत छोटे, आकार में अत्यंत छोटे। क्यों? क्योंकि जब इनको जीवाणु प्रूफ फिल्टर से, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से गुजारा गया तो ये आसानी से गुजर गए। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उन बैक्टीरिया से भी साइज में बहुत ही बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपको पता है, अपन आगे पढ़ेंगे कि जीवाणु का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर एवरेज होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। जबकि अपन कहते हैं कि आकार में अत्यंत छोटे होते हैं क्योंकि जीवाणु प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये गुजर सकते हैं। अतः सब माइक्रोस्कोपिक नहीं, उप सूक्ष्मदर्शी है। एक तो अपन बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, नग्न आंख से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। माइक्रोस्कोप से भी इलेक्ट्रॉन से बहुत मुश्किल से दिख पाते हैं। तो अतः सब माइक्रोस्कोपिक, उप सूक्ष्मदर्शी, यस। एंड नॉन सेलुलर अकोशिकीय की कोशिकीय संरचना भी बताएंगे, कोशिकीय संरचना नहीं है ना। सामान्यतः 200 माइक्रोमीटर या 200 नैनोमीटर आकार में होते हैं, 200 माइक्रोमीटर या 200 नैनोमीटर से भी कम।
साइज के होते हैं, इसलिए बैक्टीरिया पुर फिल्टर यानी जीवाणु पुर फिल्टर से आसानी से गुजर जाते हैं। बोलो हाँ या ना, यस और नो, बोलो बेटा। अब देखो बेटा जी, अपन बात करते हैं कि सीधी बात अगर अपन करें कि वायरसेज के क्या गुण हैं क्या नहीं हैं, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो यहां अपन जो कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो देखो बेटा, यहां अपन लिखेंगे जो इनके सभी वायरस में जो ऐसे लक्षण जो सभी वायरस उनको साझा करते हैं या सभी वायरस में समान रूप से पाए जाते हैं। तो देखो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, और फिर अपन इन कॉमन कैरेक्टर में ही छांटेंगे कि कौन से तो वायरस के लिविंग कैरेक्टर हैं, कौन से तो वायरस के सजीव से रिलेटेड लक्षण हैं और कौन से वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर हैं। यस बेटा, देखो बेटा जी, सीधी सी बात है कि आप अच्छे से जानते हैं कि वायरस में अपना कोई कोशिका, आप समझ सकते हैं कि वायरसेज में अपना कोई कोशिकीय संगठन उपस्थित नहीं होता है। वायरसेज अपन कहते हैं ना मैक्रोमोलिक्यूल, आपको बताया था जैव अणु, मैक्रोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल का मैक्रोमोलिक्यूल का कुछ समूहन है, एग्रीगेशन है, मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल का, लेकिन कंप्लीट स्ट्रक्चर मतलब संपूर्ण कोशिका संरचना इनमें नहीं है। इसलिए अपन को कहते हैं एकोशिकीय, एकोशिकीय जीव मतलब एसेलुलर, मतलब इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए लिविंग नहीं है। तभी तो विटेकर ने इनको इंक्लूड नहीं किया, विटेकर ने अपने 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं किया इनको। यस बेटा, तो देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक लक्षण है वायरसेज का, वो क्या है बेटा, है ना, कि सभी जो वायरसेज हैं, सभी वायरस, क्लियर, सभी वायरस अविकल्पी, सभी वायरस अविकल्पी अंतःकोशिकीय, सभी वायरस अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। बात को समझे, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी कैसे, कि वायरस किसी जीवित कोशिका के इनसाइड ही अपना रेप्लिकेट कर सकता, अपने रेप्लिकेट कर सकता है, जीवित की बिहेव कर सकता है। आउटसाइड अभी बताएंगे कि वो बाहर केवल वो अक्रिय कण है। यस, लेकिन अपन कहेंगे सभी वायरस अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं। हाँ ना बेटा, अपन कहेंगे ऑल वायरसेज आर ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ऑल वायरसेज आर obligatory इंट्रासेलुलर पैरासाइट। बात को समझे, यानी बेटा जी सभी वायरसेज अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी, ऑल वायरसेज आर ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। यानी बेटा जी ये अपने स्पेसिफिक होस्ट में, विशिष्ट होस्ट में, स्पेसिफिक पोषक में ही जीवित रह सकते हैं, उसके बाहर नहीं रह सकते। बात को समझे, तो सभी वायरसेज अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी हैं, ऑल वायरसेज आर ओब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट। है ना। अब ओब्लिगेटरी का मीन क्या हो गया कि सभी वायरस विशिष्ट पोषक रखते हैं या विशिष्ट पोषक में पाए जाते हैं, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक होस्ट में, अब भाई अगर पादप वायरस है तो किसी प्लांट, स्पेसिफिक प्लांट में, एनिमल वायरस तो किसी स्पेसिफिक एनिमल में, या आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज है तो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया में, हाँ है ना। तो बेटा देखो, आपने कहा कि सभी वायरस विशिष्ट पोषक में पाए जाते हैं ना, स्पेसिफिक होस्ट रखते हैं, बात को समझ गए। तो ये बात है बेटा। अब अपन अगर इसका अगले कैरेक्टर की अपन स्टडी करें तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये जो वायरसेज हैं ये अपने होस्ट के बिना रेप्लिकेट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, क्योंकि होस्ट के अंदर ही ये उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और तब ये रेप्लिकेट हो सकते हैं। क्लियर।
तो देखो बेटा जी, अपन कहें कि जो वायरसेज हैं, अगली बात मैं आपको कहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूँ, ये आप नोट कर ही चुके हैं। तो देखो अगली बात मैं आपको कहूँ, मैं आपको कहूँ बेटा कि वायरसेज स्पेसिफिक होस्ट सेल यानी विशिष्ट पोषक कोशिका, है ना, के अंदर ही रेप्लिकेट या रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। बात को समझे कि वायरसेज विशिष्ट पोषक कोशिका स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट, अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना बेटा, क्लियर। आप जानते हैं कि विदाउट होस्ट, बिना होस्ट के ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते, अपनी प्रतिकृति नहीं बना सकते, ऐसी कोई प्रोसेस, रिप्रोडक्शन जैसी ऐसी कोई प्रोसेस शो नहीं कर सकते। बोलो हाँ या ना बेटा। तो देखो आउटसाइड द होस्ट, अपने पोषक के बाहर, दे आर इनर्ट पार्टिकल, क्लियर। तो अपन कहें कि अपने पोषक के बाहर, अपन कहें बेटा क्या, कि अपने पोषक के बाहर, आउटसाइड होस्ट सेल, यस, अपने पोषक के बाहर, तो आप नोट भाई, आउटसाइड होस्ट सेल। तो बेटा ये क्या है, आउटसाइड होस्ट सेल, दे आर इनर्ट पार्टिकल्स, ये अक्रिय कण हैं, है ना बेटा, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने अक्रिय कण हैं। तो आप जानते अपने पोषक के बाहर, आउटसाइड होस्ट सेल, इनर्ट पार्टिकल, ये अक्रिय कण है, ये अपन कहें ए सेलुलर पार्टिकल्स। ए सेलुलर पार्टिकल का मीन क्या होता है बेटा, ए सेलुलर पार्टिकल का मीन क्या होता है कि होस्ट के बाहर ये निर्जीव कण है, इनर्ट पार्टिकल, अक्रिय कण है। ए सेलुलर पार्टिकल ऐसे निर्जीव कण है जिसमें ऑलमोस्ट निर्जीव लक्षण, लेकिन कुछ एक आधे सजीव लक्षण भी हैं। कुछ सजीव लक्षण के साथ निर्जीव कण है, कुछ सजीव लक्षण के साथ क्या है बेटा, निर्जीव कण है। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, क्लियर। तो अपने पोषक के बाहर, आउटसाइड होस्ट सेल, दे आर इनर्ट पार्टिकल, बेटा अक्रिय कण हैं, यानी ए सेलुलर पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो निर्जीव हैं लेकिन कुछ सजीव लक्षण के साथ। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बेटा। तो ये बात आपकी हो गई। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट कैरेक्टर की इनकी बात करूं, है ना बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, मतलब आपको मैंने कहा कि पार्टिकल या वायरोन, पार्टिकल या मैं इसको यहाँ क्या कह सकता हूँ, वायरोन के रूप में, विरियोन के रूप में है ये आउटसाइड होस्ट सेल, क्लियर। और आप समझ रहे हैं कि लिविंग सेल के बाहर इनका ये अस्तित्व है। यानी अपन कहें कि बेटा ये मैक्रोमोलिकुलर पैकेज है। मैक्रोमोलिकुलर पैकेज का मतलब जानते हो, यानी केवल जो वर्णअणु ना, जीवाणु, उनका एक पैकेज है, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बात को समझे। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके कैरेक्टरिस्टिक में। तो देखो जो नेक्स्ट इनका कैरेक्टर है वो क्या है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट की बात करूं तो आ जाए नेक्स्ट पे, एक एक पॉइंट आप दिमाग में रखिए, एक लाइन एनसीईआरटी के साथ उसको नोट करते रहें। और तो बेटा देखो जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, कि देखो बेटा वायरस, इसलिए अपन कहना कि होस्ट के बाहर इनर्ट पार्टिकल हैं। तो आप कहोगे वायरस प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, वायरस प्रयोगशाला में जो कृत्रिम संवर्धन माध्यम है, पोषण माध्यम है, कृत्रिम संवर्धन
माध्यम में वायरस प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित नहीं हो सकते, संवर्धित नहीं हो सकते। बोलो बेटा, क्लियर? आप क्या कहोगे, है ना? वायरसेज कैन नॉट बी कल्चर्ड, क्लियर, इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। यानी बेटा अगर मान लो लेबोरेटरी में मान लो तुम ये कल्चर मीडिया ले लेते हो, पोषक न्यूट्रिएंट। अब यहाँ अगर तुम किसी बैक्टीरिया सेल को रखते हो ना, जीवित कोशिका को, तो वो आप जानते हो स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति तैयार करेगी। लेकिन वायरसेज आप जानते हो कि होस्ट के अंदर ही, लिविंग सेल के अंदर ही रेप्लिकेट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आउटसाइड तो क्या है, इनर्ट पार्टिकल है। तो अगर आप प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में इस वायरल पार्टिकल को, इस पार्टिकल को या विरियोन को आपने रख दिया, तो वो संवर्धित नहीं होगा, वो अपनी कॉपीज, अपनी प्रतिकृति तैयार नहीं करेगा। तो वायरसेज कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। बोलो बेटा, आ गया? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो आ जाओ, देखो फटाफट नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो ध्यान से सुनना कि वायरसेज, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं नेक्स्ट कैरेक्टर की बेटा। देखो यहां पर अपन बात करें तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वायरसेज न्यूक्लिक एसिड के रूप में, वायरस जो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए, भाई या तो डीएनए या फिर आरएनए रखते हैं, दोनों नहीं, दोनों नहीं। तो बेटा जी दिमाग लगाओ कि वायरसेस जो प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के बने, तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए रखेंगे या आरएनए, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ के, या तो डीएनए रखेंगे आरएनए, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि जब वायरसेस में अपना मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं सकता कि डीएनए आरएनए दोनों होंगे, तभी आप जानते हो डीएनए से एमआरएनए और फिर प्रोटीन एंजाइम बनेगा, तब उपापचय होगा। तो मेटाबॉलिज्म तो है ही नहीं, इसलिए फिर वायरस क्या करता है कि इनर्ट पार्टिकल है कोशिका के बाहर, लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के अंदर चला जाता है तो उसकी पूरी मशीनरी जो होती है, जो जेनेटिक मशीनरी होती है ना होस्ट सेल की, उसको टेक ओवर कर लेता है, और उस मशीनरी को टेक ओवर करके फिर ही आप जानते हो कि वो डीएनए से एमआरएनए यानी अपनी प्रतिकृति तैयार करता है। तो उसकी पूरी मशीनरी को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है। बात को समझे? तो वायरसेस न्यूक्लिक एसिड के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो डीएनए या फिर क्या रखते हैं, आरएनए, दोनों कभी नहीं रखते हैं। बात को समझ रहे हो आप? बोलो भाई, क्लियर? और आप अच्छे से जानते हैं कि सभी वायरसेज में देखो मैं अच्छे से बताता हूं, सभी वायरसेज में आ जाओ आप, सभी वायरस में कोशिकीय संगठन यानी बेटा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है। कोशिकीय संगठन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। यानी अपन बात करें बेटा कि वायरसेज के अंदर कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है, यानी पूर्ण कोश का संरचना नहीं होती है, सेल वॉल, मेम्ब्रेन या ऑर्गेनली जो होते हैं, कोशिकांग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लियर? और इनमें उपापचय भी नहीं है। अब आप जानते हो परिभाषिक गुण क्या था? उपापचय नहीं हो तो ये स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं है।
बात को समझे? तो फिर आप सभी वायरस में कोशिका संगठन अनुपस्थित होता है, तो आप क्या कह दोगे? अर्थात सेल वॉल, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग, ऑर्गेनेलीज, ये क्या हो जाएंगे? एब्सेंट। क्या हो जाएंगे बेटा जी? एब्सेंट। सीधी सी बात है ना। और फिर अपन कहें बेटा जी कि इसलिए आप इनको क्या कहते हो कि भाई एसेलुलर पार्टिकल्स आप इनको कहते हो, बोलो हाँ या ना? क्लियर। और फिर अपन बात करते हैं बेटा कि देखो सेल वॉल, मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेलीज ये एब्सेंट होते हैं। उपापचय, अपना कोई उपापचय या मेटाबॉलिज्म स्वतंत्र रूप से नहीं रख सकते, तो उपापचय भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। बोलो हाँ या ना। अब अपन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इनकी ओर देखते हैं। क्लियर। और फिर अपन उनको सेपरेशन करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग की बात करेंगे। यस। अब बेटा जी देखो कुछ और जो कैरेक्टर हैं कि सभी वायरसेज प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। जो भी क्रिस्टलाइज किया तो लार्जली क्रिस्टल्स किसके कण से? प्रोटीन से थे। क्लियर। तो सभी वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। क्लियर। और बेटा न्यूक्लिक अम्ल ही इन्हें क्या देता है? इन्फेक्शियस नेचर प्रदान करता है, यानी संक्रामक प्रकृति करता है। और आपको अच्छे से पता है कि बेटा देखो जनरली अपन बात करेंगे 90 से 95%, यानी 90% तक, मोर देन 90% में क्या होता है? प्रोटीन। और 5 to 10% क्या होता है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। बोलो हाँ ना। और जो न्यूक्लिक एसिड है उनको संक्रामक प्रकृति प्रदान करता है। यस। आप जानते हो वायरसेस प्रकृति में बेटा अत्यधिक म्यूटाजेनिक होते हैं। बात को समझ रहे हो? म्यूटाजेनिक में और लिखता हूँ अत्यधिक म्यूटाजेनिक। म्यूटाजेनिक मतलब उत्परिवर्तनशील, है ना। मतलब होस्ट में अपना प्रारूप बदलते रहते हैं, हाईली म्यूटाजेनिक। और दे आर सेंसिटिव अगेंस्ट टेम्परेचर, रेडिएशन और केमिकल। तो वायरसेज रसायन, विकिरण और तापमान के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। बात को समझे नहीं समझे? तो ये अपन ने बेटा सारे कैरेक्टर पढ़े। अब सीधी बात करेंगे वायरसेज की कि बेटा अपन इसमें वायरसेज लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तो ये कोशिका के बाहर या होस्ट के बाहर तो इनर्ट पार्टिकल्स हैं। क्लियर। लेकिन एसेलुलर पार्टिकल आपने कहा तो इसका मतलब कुछ सजीव लक्षण भी हैं। तो इनके लिविंग कैरेक्टर तो क्या है और नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है? तो उनके अपन एक टेबल बनाएंगे आपको, कंपैरेटिव टेबल, कि लिविंग कैरेक्टर तो ये है, नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है। बात को समझे? फिर अपन स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करेंगे, समझ रहे हो? फिर इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, और जो भी आपके स्ट्रक्चर आगे दे रखी है उनकी अपन बातें करेंगे। क्लियर। तो देखिए, हाँ तो देखिए बेटा जी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको कि वायरसेज को क्या कहा गया है। वायरसेज निर्जीव और सजीव की मध्य की योजक कड़ी है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। मतलब बेटा अपन ने बताया कि आउटसाइड ऑफ होस्ट के बाहर तो ये इनर्ट पार्टिकल है, एसेलुलर पार्टिकल है। और होस्ट के अंदर उसकी मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और वहाँ रिप्रोड्यूस रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो वायरसेज अपन बात बेटा की, लेकिन ऐसे इनर्ट पार्टिकल हैं होस्ट के बाहर कि इनमें कुछ सजीव लक्षण भी हैं। तो बेटा देखो वायरसेज को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा गया है। तो वायरसेज कुछ लिविंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और कुछ नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी लिविंग प्रॉपर्टी, कौन कौन सी नॉन लिविंग। तो मैंने आपको बिल्कुल टेबल बना के बिल्कुल डिफरेंस आपको बता दिया है। तो मैं आपकी बात को देखो कि कम से कम जैसे अपन जो निर्जीव होते हैं क्या उनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए है? हाँ देखो, ये देखो लिविंग हो गया ना कि न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति कि वायरस में आप जानते हो कि कम से कम न्यूक्लिक अम्ल तो है। अब इट में भी आरएनए और डीएनए, ये आरएनए डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं, नॉट बोथ। कभी भी वायरस में दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना, एक आध एक्सेप्शन को देखकर। तो न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति और यह आरएनए और डीएनए हो सकता है, दोनों नहीं, नॉट बोथ। बात को समझे? ऐसे ही वायरस की प्रकृति, लेकिन वायरस की प्रकृति क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी। कि ये कहा ही जाता है कि वायरस किसी अपने होस्ट में ही सर्वाइव करेगा, होस्ट के बाहर तो वैसे ही इनर्ट है ना। क्यों? क्योंकि वायरस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, नॉट सर्वाइव विदाउट स्पेसिफिक होस्ट। अपने विशिष्ट पोषक के बिना वो जीवित ही नहीं रह सकता, है ना।
तो ये अपन बात रहे कि उसका सजीव लक्षण का है ना भी अपने विशिष्ट हो रहे, इसलिए वो कोशिका के बाहर क्या इनर्ट पार्टिकल है। तो वायरस की प्रकृति ओब्लिगेट पैरासाइट, अविकल्पी परजीवी, नॉट सर्वाइव विदाउट स्पेसिफिक होस्ट, क्योंकि आप जानते हो कि लिविंग सेल्स में वायरस क्या होता है, इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। अरे बोलो बोलो यस। आप जानते हो कि लिविंग इनसाइड सेल, लिविंग इनसाइड सेल कोशिका के अंदर होस्ट सेल में वो लिविंग है और रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस कर सकता है, और उसकी मशीनरी को, जो उसकी मशीनरी डीएनए आरएनए मशीनरी को, क्लियर बेटा, मशीनरी को क्या कर लेता है, टेक ओवर कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है ना, टेक ओवर कर लेता है, अपने अंडर में ले लेता है। बात को समझे। इसके अलावा देखो प्रकृति में म्यूटाजेनिक होते हैं, तो भाई म्यूटाजेनिक होना भी एक सजीव लक्षण है, क्लियर। इसी प्रकार सेंसिटिव अगेंस्ट, ये पहले बताया, केमिकल टेम्परेचर रेडिएशन के प्रति संवेदी होते हैं, तापमान के प्रति, रसायन के प्रति, रेडिएशन के प्रति। और हाँ, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में संवर्धित नहीं हो सकते, लेकिन सेलुलर कल्चर मीडियम, जो जीवित सेलुलर कल्चर मीडियम में वो सर्वाइव कर सकते या संवर्धन कर सकते हैं। किसमें, सेलुलर कल्चर मीडियम में। सही, तो ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि सेलुलर कल्चर मीडियम पे, सेलुलर कल्चर मीडियम पर, यस, ये बात होगी बेटा। ये सारे वायरस के क्या हो गए, लिविंग कैरेक्टर हो गए। अब नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है कि अपने आप में अगर अपना अस्तित्व रखे, तो नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित नहीं किए जा सकते। अगर उसका खुद का अपना अस्तित्व होता, जैसे अपन कहते हैं कि अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, तो इसका वायरस का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अगर स्वतंत्र अस्तित्व होता तो प्रयोगशाला के अंदर तुम पेट्रिडिस में पोषण माध्यम में जैसे ही वायरस को रखते तो रेप्लिकेट करता, रिप्रोड्यूस होता। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी कल्चर्ड, कैन नॉट बी कल्चर्ड, कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। यानी कृत्रिम संवर्धन माध्यम में, प्रयोगशाला में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धित नहीं हो सकते, कैन नॉट बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। इसका मतलब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि होस्ट सेल के बाहर, होस्ट सेल के बाहर क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। आउटसाइड होस्ट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड आउटसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल केवल क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, क्रिस्टल्स हैं। होस्ट से विलगित करके प्रयोगशाला में संवर्धन नहीं करा सकते हो आप। बात को समझे। क्यों, क्योंकि कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है। कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होता है, यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, अपने आप में पूर्ण अस्तित्व नहीं हो सकता है। जैसे छोटी छोटी कोशिका हो सकती है, कोशिका के अंदर की जो घटक है ना, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया या अकेला अपन बात करें कि लाइसोसोम, उसका भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो आप जानते हैं कि कोशिकीय संगठन अनुपस्थित होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एब्सेंट होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, एब्सेंट है। और होस्ट के बाहर उपापचय क्रिया विधियां अपना स्वयं का उपापचय नहीं है, स्वतंत्र रूप से अपना स्वयं का उपापचय नहीं है, जो जीवित कोशिका का होता है। जैसे माइकोप्लाज्मा का भी है, सबसे छोटी जीवित कोशिका। तो ये सबसे छोटे कण हो सकते हैं, इसलिए सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या, माइकोप्लाज्मा, न कि वायरस। बात को समझे। तो होस्ट के बाहर उपापचय क्रिया विधियां अपना उपापचय इनका नहीं है, अर्थात आउटसाइड होस्ट, होस्ट के बाहर ये इनर्ट पार्टिकल है, अक्रिय हैं, इनर्ट पार्टिकल, इनर्ट पार्टिकल हैं, अक्रिय हैं, यस। तो इनको असंदर्भ पार्टिकल कहा जाता है, अर्थात ये निर्जीव कण है, लेकिन कुछ सजीव लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इसलिए निर्जीव और सजीव के बीच की क्या है, कड़ी। तो बेटा ये वायरसेस की लिविंग प्रॉपर्टी है, ये वायरसेस की नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से दोनों को डिफाइन करके बता दिया। बात को समझे, बोलो क्लियर है या नहीं है, क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि जनरल वायरस किसके बने, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के। तो जनरल उसकी स्ट्रक्चर क्या होती, क्लियर। फिर अपन इसका करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन, और जो आपके टोबैको मोज़ेक वायरस और बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर एंड बता रखी है वो पढ़ लेते हैं। बात को समझ रहे हो। तो नेक्स्ट, तो देखिए बेटा, अपन ने कहा था कि भाई वायरसेज की स्ट्रक्चर अपन ने शुरू में कह देता है, भाई वायरसेज जनरली बेटा अपन बात रहे कि बने किसके होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि वायरसेज किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। बताओ किसके बने होते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं, है ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, यस और नो।
अब आप ये भी समझ सकते हैं बेटा कि जब उनको क्रिस्टलाइज किया तो लार्ज क्रिस्टल किसके बने, प्रोटीन के, और कुछ न्यूक्लिक एसिड है। 90% से ज़्यादा प्रोटीन होता है और 5 to 10% क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। हाँ, न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए आरएनए दोनों में से एक होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। तो आप जानते हैं कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होंगे। यस, अब अपने कॉमन ऐसे डायग्राम बनाया जिसके थ्रू अपने शो किया है। तो देखो क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर में पार्ट आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा, जैसे लिपोप्रोटीन की लेयर, लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन लेयर। जनरली जो लिपोप्रोटीन की लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की लेयर। तो बेटा जी आप समझ रहे हैं कि जो जनरली लिपोप्रोटीन लेयर है वो ज़्यादातर जो एनिमल वायरस होते हैं, जो जंतु सेल्स को संक्रमित करते हैं, उनके अंदर पाएगी, और ये उनकी संक्रामक प्रकृति को और बढ़ा देती है। जिम्मेदार न्यूक्लियस लेकिन और बढ़ा देती है संक्रामक प्रकृति को। जैसे HIV की स्ट्रक्चर में आप जूलॉजी में देखोगे कि वहाँ लिपोप्रोटीन या GP प्रोटीन या लिपोप्रोटीन की लेयर होगी। बात को समझे? तो ये आउटर मोस्ट यहाँ पर बताएगी लिपोप्रोटीन की लेयर। आप दिमाग में, उसके बाद में क्या है देखो बेटा, आप जानते हैं कि वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो जो प्रोटीन है वायरस में, प्रोटीन, वो आप समझ सकते हैं कि जो बेटा प्रोटीन है वो प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट यानी बाहर प्रोटीन का आवरण होगा। तो प्रोटीन कोट अपन बात बेटा कि ये प्रोटीन कोट है जिसको आप कहते हो कैप्सिड। क्या कहते हो? कैप्सिड, कैप्सिड कहते हो। यस, तो जो प्रोटीन कोट है उसको अपन बोलते हैं कैप्सिड। प्रोटीन का खोल होता है और प्रोटीन के खोल के अंदर ही आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो उस प्रोटीन कोट को आप क्या बोलते हो? कैप्सिड बोलते हो। और कैप्सिड, कैप्सिड की यूनिट क्या होती है? कैप्सिड की एक यूनिट आपकी होती है कैप्सोमियर, कैप्सोमियर, है ना, आपने बताया ना, कैप्सिड, कैप्सोमियर, पेटिकांस, कैप्सोमियर होती है। यस और नो? तो ये अपन बात रही खोल होता है। अब आप जानते हो लिपोप्रोटीन लेयर तो जनरली एनिमल वायरस में होती है, प्लांट वायरस तो नहीं भी होगी, लेकिन कैप्सिड सबसे अनिवार्य, वायरस में अनिवार्य रूप से होगा कैप्सिड। और कैप्सिड किस प्रोटीन का कोट है और प्रोटीन का खोल है, और प्रोटीन का खोल है कैप्सिड, उसकी इकाई को क्या कहते हो? कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। और इंटरनल आप जानते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए या आरएनए, तो आप जानते हो अंदरूनी क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल है। और सामान्य तो उसमें कितने जीन? 4 से 5 जीन का बना है। कितने जीन का? 4 से 5 जीन। लेकिन कुछ वायरसेज में 100 तक भी जा सकती है, 100 तक भी जा सकती है जीन, है ना। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की बात हो गई। तो अपन ने क्या कहा कि वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के। क्लियर? अब देखो बेटा साइज ऑफ वायरसेज, तो टोबैको मोजेक वायरस की साइज होती है 300 माइक्रोमीटर से 20, 300 × 18 है 300 माइक्रोमीटर, 20 माइक्रोमीटर, इन 300 × 20 नैनोमीटर। बोलो हाँ ना? क्लियर? अब अपन बात करते हैं सेफ, आकृति। क्लियर? तो और जानते हो तुम ये जो कैप्सोमियर होती है, कैप्सोमियर, इनकी अलग अलग वायरस में संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, और वो इनके इंटरनल क्लासिफिकेशन में भी सहायक है। जैसे टीएमवी में 2130 आएगी कैप्सोमियर की संख्या, कितनी आएगी? 2130। बात को समझे? और सबसे कम होती है 5×174 में, और सबसे ज्यादा होती है बैक्टीरियोफेज में 2144। तो ये कैप्सोमियर की संख्या अलग अलग वायरस में क्या होती है? निश्चित होती है, जो इंटरनल क्लास में यूज होती है। अब देखो उस सेप की बात करते हैं, तो रोड सेप छड़ाकार आकृति का होता है टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। कैसा होता है? रोड सेप, छड़ की आकृति का। लेकिन उसमें जो ये कैप्सोमियर्स हैं हेलिकली अरेंज होती है, हेलिकली अरेंज होती है कैप्सोमियर। स्पेरिकल आकृति का होता है इन्फ्लुएंजा या एचआईवी, इन्फ्लुएंजा या एचआईवी जो है स्पेरिकल आकृति का होता है। टेडपोल आकृति का होता है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज। तो ये मैंने आपको ये शो कर दिया कि भी जनरल वायरस कैसे बना होता है। अब बेटा जी अपनी बात हो जाएगी कि जैसे क्लासिफिकेशन क्या है कि किस किस सेल को ये इन्फेक्ट कर सकता है, उसके बेसिस पे इसका जेनेटिक में आरएनए डीएनए कैसे, उसके बेसिस पे तो अपन कहें कि भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन बात करेंगे बेटा जो टीएमवी और बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे अपन। यस, तो नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। हाँ बेटा, तो देखो कुछ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेज, वायरस का वर्गीकरण। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, होस्ट सेल के बेसिस पे, होस्ट सेल या जो उसका स्पेसिफिक होस्ट है उसके बेसिस पे फाइटोफेजिनी, फाइटोफेजिनी, फाइटोफेजिनी क्या बेटा? वायरस जो पादप कोशिका को संक्रमित करते हैं, पादप कोशिका को संक्रमित करते हैं यानी होस्ट के रूप में प्लांट सेल, तो फाइटोफेजिनी। जूफेजिनी अगर होस्ट के रूप जंतु कोशिका को संक्रमित करते हैं होस्ट के रूप में जंतु कोशिका, तो जूफेजिनी। और फेजिनी मतलब वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, सभी वायरस जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, वैसे अपन बोलेंगे ना उनको बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज।
जो जीवाणु पर आक्रमण करते हैं, तो फेजिनी आपका हो गया। बात को समझे। ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है वायरस का, तो बेटा आप समझ सकते हो कि आनुवांशिक पदार्थ या तो डीएनए है या आरएनए, दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते ना। तो आप जानते हो अगर डीएनए वो आरएनए है तो राइबोओरा आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो, और डीऑक्सी राइबोओरा अगर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए। अब अपन जेनेटिक मटेरियल के बेसिस के ऊपर अपन कैटेगरी बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी कोडिंग आपको क्वेश्चन क्या याद करना है कि देखो बेटा सामान्यतः अगर अपन कहें एक आधे अपवाद को छोड़कर सामान्यतः अधिकांश पादप वायरस, सामान्यतः अधिकांश पादप वायरस आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सामान्यतः अधिकांश पादप वायरस आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या रखेंगे, SSRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रखेंगे, SSRNA। यस बेटा, देखो आरएनए डीएनए को एक होगा, उनके भी दो रूप होते हैं, SSRNA ऑलमोस्ट या DSRNA, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी SSRNA या DSRNA, और DSDNA या SSDNA। तो सामान्यतः अधिकांश पादप वायरस या ऑलमोस्ट सभी पादप वायरसेज में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, SSRNA। चाहे तुम TMV टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करो, चाहे येलो मोज़ेक वायरस की बात करो, हाँ, जो भी पादप वायरस की बात करोगे, अपवाद वहां पर होगा काउलीफ्लोर मोज़ेक वायरस, जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है, जिसमें क्या होता है, डीएनए, काउलीफ्लोर मोज़ेक वायरस में। बात को समझे। तो अपन कहते हैं कि भाई सामान्यतः ऑलमोस्ट जो सभी पादप वायरस हैं जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या है, SSRNA, है ना। यहाँ तो एक अपवाद है पादप वायरस में तो मेनली, और वो आपका है बेटा काउलीफ्लोर, यानी जो काउलीफ्लोर मोज़ेक वायरस, और इस काउलीफ्लोर मोज़ेक वायरस के अंदर क्या है, DSDNA जेनेटिक मटेरियल। सही, ये अपवाद हो गए। सामान्यतः जंतु वायरसों में क्या होता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, तो सामान्यतः जंतु वायरस तो आप कहोगे क्या कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या रखते हैं, DSDNA रखते हैं, यस, डबल स्ट्रैंड डीएनए। लेकिन जानते हो जो मानव या पर संक्रमित HIV है, इन्फ्लुएंजा है, इन वायरसेज में क्या होता है, आरएनए होता है, यस, बोलो। और सामान्यतः जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, अगर क्वेश्चन सामान्यतः आ जाए, सामान्यतः जो जीवाणुभोजी वायरस बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज में भी क्या होगा, DSDNA, बोलो हाँ या ना। लेकिन देखो बेटा अपन यहाँ पर, ये तो नॉर्मली एनसीईआरटी की सारी बातें होगी, लेकिन अपन यहाँ पर आपके सामने 4 कैटेगरी बनाएंगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल, तो SSRNA तो किसमें है, DSRNA किसमें है, फिर डीएनए तो DSDNA तो किसमें है, और SSDNA किसमें है। यहाँ SS का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, DS का मतलब है डबल स्टैंडर्ड। बात को समझे। तो वो बात अपन करेंगे बेटा, भाई किसमें क्या है, बात को आप समझ रहे हो क्या, क्लियर। तो वो 4 कैटेगरी आपके सामने बना दूंगा। 4 कैटेगरी आपके सामने बनाने के बाद में अपन बात करेंगे कि जैसे TMV टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर, और फिर अपन आप आपकी बात करेंगे दो टर्म है, विरोइड और प्रियोन, विरोइड और क्या, प्रियोन। और ये सारा अपन किसमें करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप पूरा वायरस वर्ड टू वर्ड A to Z एनसीईआरटी से A to Z पढ़ कर आए तो नेक्स्ट में वो बात भी हो जाएगी, डायग्राम भी हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। बात को समझे। थैंक यू वेरी मच।